वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची। आपका परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। से टुडे सेशन वी विल से starting methods of DC motors and before that we will see what is a starter and what is the purpose to use starters in DC motors। मीन्स स्टार्टर एक्चुअली क्या है और उसके क्या पर्पस हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, डीसी मोटर्स में क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, इन सभी बातों के क्रॉस हम लोग आएंगे। सो से स्टार्टर बेसिकली अ डिवाइस टू स्टार्ट एंड एक्सेलरेट मोटर। मीन्स स्टार्टर एक डिवाइस है सो कि स्टार्टिंग के समय यूज होता है एंड इट एम्प्लॉयज टू एक्सेलरेट or to give the initial acceleration to the motor. See, that is not the main function of a starter. Means ये नहीं समझिए जैसा कि इसका नाम है स्टार्टर का काम स्टार्ट करना है मोटर को, ऐसा नहीं है। See, starter is not having the function as its name implies. Rather than that, a starter possesses mainly the function to limit the starting current। स्टार्टिंग करंट को पर्पसफुली लिमिट करने के लिए ही स्टार्टर को यूज करते हैं। दैट इज व्हाट द मेन फंक्शन, मेन रिक्वायरमेंट फॉर द यूसेज ऑफ स्टार्टर इन डीसी मोटर। अब ऐसा क्या जरूरत है कि स्टार्टर आप यूज करते हैं और हाउ कैन यू से देयर वुड बी द एक्सेसिव आर्मेचर करंट and that armature current is to be limited, is to be reduced at the time of starting with the help of a starter। Means ऐसा क्या जरूरत है कि स्टार्टर की मदद से स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना पड़े और स्टार्टिंग करंट कितना ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, जिसको कि लिमिट करने की जरूरत आ पड़ी है ना। सी से आप जानते हैं यू नो armature current of DC motor, that is IA, is given by V minus EB by RA, where V is your applied voltage, EB is back EMF developed in armature, RA is armature resistance, IA is armature current। You know, during operation applied voltage is considered to be fixed। So applied voltage को fix consider करते हैं, V is considered fixed constant। Now EB is depending upon speed parameter है ना, EB proportional to N into 5। If speed varies, obviously EB will vary। So with the variation in speed, EB changes at the time of starting। What about the speed? At the time of starting, speed equals to 0। Means at the time of starting, or you say when the rotor is stationary, N is equal to 0, EB equals to 0। कोई भी बैक EMF का डेवलपमेंट आर्मेचर में नहीं होगा जब मोटर स्टेशनरी कंडीशन में होगा और सिंपली जस्ट इट इज गोइंग टू स्टार्ट। मीन्स जब स्टार्ट होने को है उस मोमेंट की बात करें तो आप समझेंगे रोटर स्टेशनरी पोजीशन पे है और स्टेशनरी पोजीशन पर N का वैल्यू स्पीड कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे और स्पीड 0 तो बैक EMF 0 बोलेंगे। Okay, so at the time of starting, N equals to 0। That is what the rotor is at the stationary condition। Now, what about EB? If N is equal to 0, which implies EB equals to 0। अगर स्पीड ही 0 है तो कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, मीन्स कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा आर्मेचर में, सो कोई बैक EMF का डेवलपमेंट नहीं होगा, मीन्स बैक EMF 0 होगा। इवन द फ्लक्स इज अवेलेबल बट मीन्स विद स्पीड 0 EB वुड बिकम 0। अब EB 0 है, देन व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग
starting armature current, IA starting would be given by V minus 0 by RA, or you can write V by RA. See, RA is armature resistance. You know, armature resistance of DC motor is fraction of ohm typically. मीन्स अगर टिपिकल वैल्यू लें देन आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन ऑफ ओम होता है, इवन 1 ओम से कम होता है. अब 1 ओम से कम आप कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लीजिए. फॉर एग्जांपल यू टेक 0.5 ओम. एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, लेट RA इज इक्वल टू 0.5 ओम. बस RA का रेंज ही होता है 0 लेस देन इक्वल टू 1 ओम, मींस ये फ्रैक्शन ऑफ ओम होता है. सो उसी रेंज में एक वैल्यू हम आर्बिट्रली चूज कर लिए 0.5 ओम लेट्स से. एंड यू कंसीडर applied voltage V is your 230 volt, that is the normal voltage. ये भी मान ली. Then what about your armature current at the time of starting? So starting के समय armature current जो होगा that is IA starting would be given by, ये numerical value आप निकालेंगे 230 by 0.5, that would be equal to 460 ampere. See, for motor point of view, this much of armature current, that is 460 ampere of armature current, is excessive high value of current which cannot be tolerated by the armature winding, which cannot be tolerated by the commutator segments, so or which cannot be tolerated by the brushes. Means अगर ये ना एक्सेसिव लार्ज वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट को अलाउ कर दिए फ्लो करने के लिए आर्मेचर सर्किट में, मींस आर्मेचर वाइंडिंग बर्नआउट हो जाएगा, ब्रशेस बर्नआउट हो जाएंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट्स बर्नआउट हो जाएंगे. मींस यू कैन से एंटायर मोटर वुड बी डैमेज्ड. एंड मींस you have to provide some provision, you have to use some means which can able to limit this excessive value of armature current which is possible at the time of starting. जो स्टार्टिंग के समय एक्सेसिव हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट होने का पॉसिबिलिटी है उसको लिमिट करना जरूरी है. अब इसके लिए कुछ मीन्स इंप्लॉय करना पड़ेगा. कुछ मीन्स इंप्लॉय करने का मतलब कुछ डिवाइसेस यूज करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ेगा जिसकी मदद से स्टार्टिंग करंट को, स्टार्टिंग एक्सेसिव वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को लिमिट किया जा सके. अब देखिए इसके लिए करते क्या है, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए विद इन द सेफ रेंज starters are to be used which comprises of a graded resistance or resistance which is to be electrically connected in series to the armature circuit. Means starter यूज करते हैं, जिन स्टार्टर की मदद से करते क्या है, रेजिस्टेंसेस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कराते हैं आर्मेचर सर्किट के. आर्मेचर सर्किट के सीरीज में एक्सटर्नल ग्रेडेड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कराते हैं. ओके, बेस्ड ऑन द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग्स और डिफरेंट स्टार्टर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मोटर्स, इस विद different techniques or different ways they are controlling or managing or limiting the starting current. Okay, से स्टार्टिंग के समय लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल रजिस्टर यूज करते हैं जो कि स्टार्टर्स में ही इनबिल्ट होता है. जिन एक्सटर्नल रजिस्टर्स को आर्मेचर सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और करने का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट स्टार्टिंग के समय जो करंट है, एक्सेसिव हाई वैल्यू ऑफ करंट होने का जो पॉसिबिलिटी है उसको विद इन द सेफ रेंज में मींस किया जा सके और कम किया जा सके. अब देखिए जैसे जैसे मोटर का स्पीड बिल्डअप होता जाएगा,
ऑब्वियसली ईबी का डेवलपमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बिल्डअप होता जाएगा ईबी जो है इंक्रीज होता जाएगा, और ईबी इंक्रीज होता जाएगा मींस आईए जो है वो कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अब जैसे ही स्पीड इंक्रीज हो करके और बिल्डअप हो करके रेटेड वैल्यू को रीच कर गया, when n becomes n rated then corresponding eb becomes eb rated वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ जो है डेवलप होगा आर्मेचर में। अब ईबी बिकम्स ईबी रेटेड मींस जो करेस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट होगा उस सिचुएशन में दैट वुड बी योर फुल लोड और सिंपली रेटेड आर्मेचर करंट, दैट इज व्हाट द डिजायरेबल वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। सो ऐसा नहीं समझेंगे कि ईबी को बढ़ने से आईए रिड्यूस होता जाएगा और ईबी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तो आईए घट जाएगा, नहीं। ईबी जब रेटेड वैल्यू को रीच कर जाएगा, ये जब रेटेड वैल्यू को रीच कर जाएगा देन जो करेस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट होगा ये भी रेटेड वैल्यू होगा, दैट इज व्हाट योर डिजायरेबल वैल्यू ऑफ करंट अंडर फुल लोड रेटेड कंडीशन। ओके, सो अंडर अ स्टेडी स्टेट रनिंग कंडीशन the EB is the parameter, back EMF is the parameter which is helping to limit the armature current, means armature current को लिमिट करने में मददगार साबित कौन होता है स्टेडी स्टेट रेटेड कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन? EB, बैक EMF। बट स्टार्टिंग के समय की बात करें, स्टार्टिंग के समय EB होता ही नहीं, EB का वैल्यू 0 होता है। सो EB किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए। सो स्टार्टिंग के समय आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर्स का मदद लेते हैं, और स्टार्टर्स की मदद से करते क्या है, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस को बढ़ाने का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, और इसमें इसके तहत करते क्या है, इसके तहत और स्टार्टर्स को एम्प्लॉय करके स्टार्टिंग के समय जो है आर्मेचर सर्किट के सीरीज में एक्सटर्नल ग्रेडेड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट विद इन द सेफ रेंज। ओके, सो दिस इज व्हाट द नीड ऑफ स्टार्टर्स। सो एक लाइन में बोले स्टार्टर्स का नीड क्या है, जस्ट टू limit the excessive value of possible starting armature current. Okay, in addition to that means starting current को लिमिट करने के साथ साथ स्टार्टर्स का दो डिजायरेबल फीचर होना मींस दो फीचर्स डिजायरेबल होता है, that is to protect the motor from under voltage as well as overload, because against under voltage as well as against overload motor can be damaged, means motor damage हो सकता है अगर under voltage problem होगा, means for prolonged period, for prolonged duration अगर under voltage means कम voltage में मोटर को चलाया जाए below the predetermined value of the voltage, then मोटर बर्नआउट हो सकता है और होने का चांसेस होगा मोटर का। और दूसरा क्या, अगर लोडिंग जो मोटर पर दिया जाए, जो मैकेनिकल लोड मोटर पर लगाया गया है, मोटर के हिसाब से कनेक्ट किया गया है, वो लोडिंग जो है रेटेड लोड के बियॉन्ड है, मींस मोर देन रेटेड लोड है, एंड वो लगातार फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर ओवरलोडेड कंडीशन में ही मोटर को चलाया जा रहा है, इन मोटर को डैमेज होने का चांसेस होगा। सो इन दोनों कंडीशन से, दैट इज अगेंस्ट overload as well as against under voltage, or it is desirable to protect the motor with the help of starters. So need of starters you can write, or simply you can write functions of a starter. Functions of a starters. Number 1, to limit I starting within safe range. I starting means IA starting you say. दूसरा, to protect motor
from a under voltage. Second one, overload. Okay, so we have to achieve these functions to be possessed by the starters, to be possessed by the different starters we use for different kind of motors. Okay, so now we'll concentrate on different starters. See, starters available for DC motors are 2-point starter, 3-point starter and 4-point starter. As per your syllabus, you have to learn only 2 starters. There is 3-point starter and 4-point starter. Now see please. So there are 3 different kinds of starter here. One is your 2-point starter, your 3-point starter, और तीसरा है 4-point starter. See, this 2-point starter is used for DC series motor only. 2-point starter is used for DC series motors, or in case of DC series motors, 2-point starter is to be used. In case of DC shunt motor and DC compound motor, 3-point starter is to be used, and 4-point starter is simply the modification of the 3-point starter. You will see what is the modification made in 3-point starter to have, or simply to get a 4-point starter, and why the modification is needed in 3-point starter, just to overcome the problems raised, or simply problems in 3-point starter. 4-point starter are to be designed. What are the problems you will learn later. अब आगे पढ़ेंगे. So 4-point starter का भी जो यूसेज होगा वो इन्हीं मोटर्स के लिए होगा, संट और कंपाउंड मोटर्स के लिए ही होगा. See, 3-point starter. In this session, you will see starting methods of DC motors. Means DC motors में starters के तौर पे यूज होने वाले 3-point starter and 4-point starter को आज के सेशन में आप देखेंगे. So पहले सेक्शन में आप देखेंगे 3-point starter. So already I have drawn the diagram of the 3-point starter. This is what your schematic diagram of the 3-point starter, where the connections of the different components are shown or represented. देखिए 3-point starter comprises of gradient resistance which is connected in series to armature at the time of starting. आप देखें need of starters का जो basic need है, there is to limit the starting current within the safe range, and the another desirable purpose of the starter is to provide protection against under voltage as well as overload. Okay, how to achieve these requirements, how to achieve these desirable functions, is we'll see each of them in detail. Okay, so ये स्टार्टर का नाम 3-point starter क्यों पड़ा, पहले इस बात को आप समझिए. सी, इस खास स्टार्टर में 3 टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, नेमली लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर. A for line, F for field, A for armature. A is to be connected to the supply DC supply line. F is to be connected to terminal A. Field winding terminal is to be connected to terminal A. Armature terminal of the motor is to be connected. Okay. Now see, इस स्टार्टर को आप गौर से देखेंगे, जब करेंगे स्टार्टर में क्या क्या है, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं.
See the components are like here graded resistance. ये graded resistance है, इसमें different studs हैं, stud number 1, stud number 2, stud number 3, stud number 4, stud number 5. Stud number 1 is your start position, stud number 5 is your run position. Means when this particular handle is moved to stud number 1, then that is what the start position. When this handle is made to move at stud number 5, then that is what your run position. Start position means motor is subjected to start, means just the movement of starting. Okay, when the motor is initially getting the supply from the supply lines. See, this is what your handle supported by the spring. Spring से supported है and under normal off condition, means जब motor off है, then handle is kept at off position with the help of this spring. Spring की मदद से handle off position पर रहता है. Now when the motor is to be started, जब मोटर को स्टार्ट करना होता है, हैंडल को मैनुअली मूव करते हैं ऑफ पोजीशन से स्टड नंबर 1 के लिए. एंड when handle is in contact with stud number 1, स्टड नंबर 1 के कांटेक्ट में जब और स्टड नंबर 1 पोजीशन पर है, दैट इज स्टार्ट पोजीशन पर है, तब आप गौर करिए करंट का जो फ्लो होगा वो सप्लाई से OLC, दैट इज द ओवरलोड रिलीज पॉइंट, OLC होते हुए आर्मेचर होते हुए ये ग्रेडेड रेजिस्टेंस होते हुए ये आर्मेचर के साथ सर्किट कंप्लीट करेगा. That is, whatever the armature current is there, the same current would be the current flowing through these graded resistance. Means ये graded resistance है that would become connected in series to the armature. जब हैंडल स्टड नंबर 1 दैट इज स्टार्ट पोजीशन पर है, तब ये ग्रेडेड रेजिस्टेंस जो है, स्टार्टर का जो ग्रेडेड रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड हो गया. मींस स्टार्टिंग के समय दैट इज एट स्टार्ट पोजीशन आर्मेचर करंट IA का जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय RA प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. RA दैट इज व्हाट योर आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस R1 plus R2 plus R3 plus R4. That is what the total circuit resistance of armature. तो आर्मेचर करंट ऑब्वियसली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा विद इन द सेफ लिमिट और विद इन द सेफ रेंज. ओके, सो जो चांसेस था, जो पॉसिबिलिटी था आर्मेचर करंट को एक्सेसिवली हाई होने का स्टार्टिंग के समय, वो स्टार्टिंग करंट क्या होगा, लिमिट हो, मींस लिमिटेड हो जाएगा और सिंपली स्टार्टिंग का करंट का वैल्यू जो है वो सेफ रेंज में आ जाएगा. अब हैंडल को मैनुअली मूव करना है स्टड टू स्टड. हैंडल इज मेड टू मूव मैनुअली फ्रॉम स्टड टू स्टड, अलाउइंग द स्पीड ऑफ द मोटर टू बिल्ड अप. मींस मोटर के स्पीड जैसे जैसे बिल्ड अप होता जाएगा, ये हैंडल को मैनुअली जो है स्टड 1 से स्टड 2, देन स्टड 3, देन टू स्टड 4, देन स्टड 5 के लिए मूव करना है. जब हैंडल 5 पोजीशन पर मूव हो जाएगा और 5 पोजीशन पर मूव कर दिया जाएगा, देन दैट इज व्हाट योर रन पोजीशन. 5 पोजीशन ऑफ द स्टड इज व्हाट रन पोजीशन. देन व्हाट आर द consequences will come into picture, let's see please. जब हैंडल रन पोजीशन पर होगा, देन पूरा का पूरा जो ग्रेडेड रेजिस्टेंस है आर्मेचर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा. व्हेन हैंडल इज एट रन पोजीशन, दिस इंटायर ग्रेडेड रेजिस्टेंस is cut out from the armature circuit. अब आर्मेचर सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं रहा. अब आर्मेचर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो RA के बराबर ही रहेगा. अब ये रेजिस्टेंस किसके सीरीज में हो गए, अब ये रेजिस्टेंसेस जो है वो फील्ड सर्किट और फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हो गए. मीन जैसे जैसे आप हैंडल को आप मूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस कट आउट हो रहे हैं 1 by 1 एंड वो कनेक्ट होते जा रहे हैं फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में. ओके, सो एट रन पोजीशन entire armature resistances, entire external resistances of a starter is cut out from the armature circuit. Now the armature circuit resistance is equal to RA only.
सो जो करेस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट होगा वो क्या होगा, डिजायर्ड रेटेड वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट होगा। एंड एट दिस पोजीशन व्हाटएवर द स्पीड ऑफ द मोटर दैट वुड बी द रेटेड स्पीड। और इस कंडीशन में जो बैक ईएमएफ का डेवलपमेंट होगा वो रेटेड बैक ईएमएफ होगा। ओके, see when the handle is at stud number 5 that is at run position there is an electromagnet, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है रन पोजीशन के नजदीक, that is what your holding magnet, that is called holding magnet. This holding magnet holds this handle remain at run position. ये होल्डिंग मैग्नेट ये हैंडल को रन पोजीशन पर ही होल्ड करके रखता है। कैसे होल्ड करके रखता है? बाय डेवलपिंग द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द फोर्स डेवलप्ड बाय द स्प्रिंग। मींस जो रेस्ट्रिंग फोर्स होगा स्प्रिंग का उससे ज्यादा फोर्स ये डेवलप करता है कौन? होल्डिंग मैग्नेट। एंड सो दैट दिस होल्डिंग मैग्नेट होल्ड्स द handle remain at run position under running condition. Holding magnet carries what? Coil, that is what called no volt trip coil or no volt release coil, in short NVC. NVC का पूरा नाम no volt trip coil or no volt release coil. Okay, why the name no volt release coil? आप ये भी समझ जाइए, जब वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज कट ऑफ हो जाएगा या सप्लाई वोल्टेज प्रीडिटरमाइंड वैल्यू का के नीचे हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, देन करंट जो फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट इस कॉइल के थ्रू क्या होगा, ओ बहुत कम होगा, इतना कम होगा सो दैट जो करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट वुड बी इनसफिशिएंट टू अट्रैक्ट दिस हैंडल एट रन पोजीशन, और that force would be insufficient to hold this handle at run position. Means अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बहुत कम हो गया और कोई खास प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से कम हो गया, मींस अंडर वोल्टेज का कंडीशन मोटर जब फेस कर रहा है उस केस में क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा इस होल्डिंग मैग्नेट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। होल्डिंग मैग्नेट बोले एनवीसी के थ्रू जो फ्लो करने वाला करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा टू अ वेरी लो वैल्यू, एंड करेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स का डेवलपमेंट होगा दैट वुड बी इनसफिशिएंट टू होल्ड दिस हैंडल रिमेन एट रन पोजीशन। मींस अब जो फोर्स का डेवलपमेंट होगा ये होल्डिंग मैग्नेट के द्वारा वो सफिशिएंट नहीं होगा इस हैंडल को रन पोजीशन पर होल्ड करने के लिए। ओके, that is what that is why this coil is called NVC, मतलब नो वोल्ट हुआ, वोल्टेज जीरो या वोल्टेज बहुत कम हो गया अगर सप्लाई वोल्टेज, तब ये क्या करेगा हैंडल को, हैंडल वुड ऑटोमेटिकली कम बैक और वुड बी रिलीज्ड बैक टू द पोजीशन। अरे ये स्प्रिंग फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके द्वारा डेवलप किया जाने वाला है उससे ज्यादा हो जाएगा अगर स्प्रिंग फोर्स, मतलब हैंडल जो क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, बैक टू द ऑफ पोजीशन बाय द स्प्रिंग एक्शन। अब बात करते हैं जो फील्ड वाइंडिंग है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द एनवीसी। फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द एनवीसी, मतलब जो कुछ भी करंट फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो कर रहा है वही करंट एनवीसी नो वोल्ट रिलीज कॉइल के भी थ्रू फ्लो कर रहा है। ओके, मींस अगर फील्ड वाइंडिंग अचानक से ओपन सर्किट हो गया, अचानक से फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो गया, सडनली इफ फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किटेड, व्हाट विल द करंट फ्लोइंग थ्रू एनवीसी? द करंट फ्लोइंग थ्रू एनवीसी becomes zero. Current flowing through NVC becomes zero, mean NVC would be de-energized. De-energized कहने का मतलब होल्डिंग मैग्नेट के द्वारा जो डेवलप किया जाने वाला फोर्स है वो लगभग जीरो होगा, मींस उस समय डोमिनेंट कौन हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, एंड द हैंडल वुड बी रिलीज्ड बैक टू द ऑफ पोजीशन। ओके, एंड ऑफ पोजीशन पर हैंडल आ गया मतलब मोटर जो है सप्लाई से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मोटर जो है ऑफ हो जाएगा। ऐसा डिजायरेबल भी है कि नहीं? इस डिजायरेबल है, मींस
फील्ड फ्लक्स सडनली जीरो हो जाना मतलब क्या, देयर वुड बी द चांसेस टू राइज ऑफ अ स्पीड टू अ वेरी हाई वैल्यू, मींस इनॉर्मसली हाई वैल्यू राइज होने का चांसेस होगा स्पीड का, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। सो फ्लक्स अगर नियर टू जीरो हो जाएगा, स्पीड कैन बी वेरी हाई। सो नो दैट इज व्हाट इज केस ऑफ द डीसी मोटर। सो ये डिजायरेबल होगा कि अगर फील्ड सर्किट ओपन फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किटेड हो गया सडनली, हाँ किसी भी कारणवश, देन मोटर ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई से, एंड दैट इज व्हाट डिजायरेबल आल्सो। नाउ बात करते हैं इस स्ट्रिप की। ये आयरन स्ट्रिप है, ये आपका कॉइल है, इस आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज योर overload release electromagnet, and the coil wounded over this electromagnet is overload release coil. So this overload release coil, ये overload release coil का फंक्शन है ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मींस मोटर जब ओवरलोडेड होगा, मींस आर्मेचर करंट जो होगा वो रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब मोटर जो है, मोटर पर जो लोड सब्जेक्ट किया जाएगा, और मींस when the loading on the motor is even more than the allowable loading. So आर्मेचर करंट अगर नॉर्मल रेटेड वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, देन ये OLC एनर्जाइज हो जाएगा। OLC एनर्जाइज होने का मतलब दिस electromagnet would develop the force which would be sufficient to attract this plunger, to attract this strip. ये OLC जो है एनर्जाइज तभी होगा जब आर्मेचर करंट जो है वो एक्सीड करेगा नॉर्मल रेटेड वैल्यू को। जब आर्मेचर करंट नॉर्मल रेटेड वैल्यू को एक्सीड करेगा तो तब OLC एनर्जाइज होगा, और OLC एनर्जाइज होगा तब क्या करेगा, इस स्ट्रिप को, जो पी स्ट्रिप दे रहे हैं, जो प्लंजर बोले या स्ट्रिप बोले, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जब व्हाट योर कॉन्टैक्ट्स लाइक से AB कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये आयरन स्ट्रिप है, ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ आयरन है, देयर इज योर ट्रायंगुलर पीस ऑफ आयरन। ये पीस ऑफ आयरन ऊपर मूव करेगा अट्रैक्शन के दौरान। ये OLC जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो पीस ऑफ आयरन ऊपर मूव करेगा, सो क्या करेगा, AB कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा। AB कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाना मतलब NVC शॉर्ट हो जाना। NVC शॉर्ट हो जाएगा। NVC शॉर्ट होना मतलब पूरा का पूरा जो करंट है, कोई भी करंट जो है वो NVC के थ्रू नहीं फ्लो करेगा। पूरा करंट जो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट है वो बाईपास हो जाएगा, वो शॉर्टेड पाथ को फॉलो करते हुए फील्ड वाइंडिंग के थ्रू सर्किट कंप्लीट करेगा। मींस NVC के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, NVC के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, मींस NVC डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा। NVC डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा मींस हैंडल वुड ऑटोमेटिकली कम बैक टू द ऑफ पोजीशन बाय द स्प्रिंग एक्शन। हैंडल जो ऑटोमेटिकली जो है ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा बाय द स्प्रिंग एक्शन, और हैंडल ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा मींस मोटर जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। कहां से, सप्लाई से। ये डिजायरेबल है कि नहीं? Yes, it's also डिजायरेबल। मींस ओवरलोड कंडीशन में मोटर को चलाना डिजायरेबल नहीं है, और मोटर जब ओवरलोडेड हो गया तब आर्मेचर करंट ऑब्वियसली नॉर्मल रेटेड वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, और उस कंडीशन में OLC जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और OLC एनर्जाइज होगा तो इस स्ट्रिप को, इस P स्ट्रिप और P प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, ट्रायंगुलर पीस ऑफ आयरन AB कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगा। AB कॉन्टैक्ट को क्लोज करने का मतलब आप देखिए सर्किट को देखिए, ये OLC NVC जो है वो शॉर्टेड हो जाएगा। NVC शॉर्टेड होने का मतलब NVC के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ये पाथ ऑफ करंट देखिए, ये शॉर्टेड पाथ को करंट फ्लो करेगा, सो NVC के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, मींस NVC डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा, और NVC डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा मींस हैंडल विल कम बैक टू द ऑफ पोजीशन, एंड द मोटर विल बी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड, व्हिच इज डिजायरेबल ओनली। मींस ये मोटर को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ओवरलोड। ये OLC के थ्रू, और OLC एनर्जाइज तभी होगा जब मोटर ओवरलोडेड होगा। डू रिमेंबर, मींस नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मींस आर्मेचर करंट जो नॉर्मल रेटेड करंट है, नॉर्मल रेटेड करंट कैरी कर रहा है आर्मेचर, देन उस कंडीशन में OLC के थ्रू फ्लो करने वाला करंट के चलते
जो मैग्नेटिक फोर्स का डेवलपमेंट होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा इस प्लंजर को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट AB कांटेक्ट क्लोज नहीं होगा। अब AB कांटेक्ट क्लोज नहीं होगा मींस ये मोटर डिस्कनेक्ट नहीं होगा। मोटर डिस्कनेक्ट नहीं होगा मींस नॉर्मल कंडीशन में OLC के ऑपरेशन के मींस OLC का जो करेस्पॉन्डिंग फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसके चलते AB कांटेक्ट क्लोज नहीं होंगे, और AB कांटेक्ट क्लोज नहीं होंगे मींस NBC डीएनर्जाइज नहीं होगा। NBC डीएनर्जाइज नहीं होगा देन हैंडल जो है अगर रन पोजीशन पर है तो रन पोजीशन पर ये होगा मींस मोटर चलता रहेगा एंड दैट इज व्हाट डिजायरेबल आल्सो। नॉर्मल रेटेड कंडीशन में मोटर चले ये डिजायरेबल है। ओके, सो ये होल्डिंग मैग्नेट क्या कर रहा है? एनवीसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है मोटर को, किससे? सिंपली नो वोल्ट कंडीशन के लिए, और सिंपली अंडर वोल्टेज के कंडीशन में ये मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये एनवीसी। फिर से आप देखिए, अगर सप्लाई वोल्टेज सडनली ऑफ हो गया, चला गया सप्लाई, सडनली सप्लाई वोल्टेज चला गया, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एनवीसी? जीरो, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा मींस कितना फोर्स का डेवलपमेंट होगा एनवीसी के द्वारा? कोई फोर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। हैंडल विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू द ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन पर जाएगा मींस ऑफ पोजीशन पर अगर हैंडल आ गया देना मोटर जो है क्या होगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा सप्लाई से एंड दैट इज व्हाट डिजायरेबल मींस। फिर से अगर मोटर स्टार्ट होगा, दोबारा स्टार्ट होगा, जब रीस्टार्ट होगा मोटर, तो फिर से इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। ऐसा नहीं कि रन पोजीशन पर रहते हुए मोटर स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा मींस फिर से दोबारा जब स्टार्ट होगा मोटर तो हैंडल को फिर से आपको मैनुअली मूव करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 पर 2 3 4 लाइक दिस, फिर से सेम प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा मींस फिर से स्टार्टिंग करंट जो है वो लिमिट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेडेड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सो एनवीसी क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनवीसी प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन फॉर द मोटर अगेंस्ट अंडर वोल्टेज एंड OLC क्या प्रोवाइड कर रहा है? OLC इन कंजंक्शन विथ एनवीसी। OLC अकेला प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रोटेक्शन, OLC इन कंजंक्शन विथ एनवीसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन of motor against overload. Okay, so this is how the protection is being provided both against under voltage as well as overload by the 3-point starter. Okay, now see, one of the drawback of this particular starter is there. Drawback of this particular starter is that it is with respect to the speed control action above the rated value. अगर आप चाहते हैं मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना एबव द रेटेड वैल्यू, देन करेंगे क्या? फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक आप एम्प्लॉय करेंगे। और फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक के तहत करते क्या है? फील्ड वाइंडिंग के ही सीरीज में आप रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप वेरी करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करने का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करते हैं सो दैट फ्लक्स फील्ड करंट जो है वो रिड्यूस होता है, फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होता है एंड स्पीड जो है एबव द रेटेड जो है इंक्रीज होता है। सो इफ यू वांट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर एबव द रेटेड वैल्यू बाय एम्प्लॉइंग फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एंड सिंपली बाय इंक्रीजिंग द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, देन व्हाट विल हैपन? अब होगा क्या? जो करंट फ्लो कर रहा है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू वही करंट एनवीसी के थ्रू फ्लो कर रहा है। ऑलरेडी जो फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस है अंडर रनिंग कंडीशन वो क्या है? फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस प्लस दिस ग्रेडेड रेजिस्टेंस। ये ग्रेडेड रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में इक्वेटेड है रन पोजीशन पर जब हैंडल होगा तो। अब और रेजिस्टेंस आप अगर इंक्रीज करेंगे फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर एबव द रेटेड, फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस और इंक्रीज करेंगे, देन चांसेस क्या? फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट ऑब्वियसली घटाने के लिए आप इंक्रीज करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट अगर आप घटाने के लिए कर रहे हैं, अरे वही करंट तो फ्लो करना है एनवीसी के थ्रू, एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट भी क्या होगा? घटेगा। एंड ये पॉसिबल है कि एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट इतना कम हो जाएगा कि एनवीसी डीएनर्जाइज हो जाएगा, और एनवीसी अगर डीएनर्जाइज हो जाएगा मींस उतना सफिशिएंट फोर्स डेवलप नहीं करेगा सो दैट ये हैंडल को रन पोजीशन पर होल्ड करके रख सके।
मींस हैंडल ऑटोमेटिकली जो है ऑफ पोजीशन पर चला जाएगा बाय द स्प्रिंग एक्शन एंड मोटर विल बी डिस्कनेक्टेड। आप स्पीड कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन मोटर क्या हो जाएगा, मोटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगा। इज इट डिजायरेबल? इट इज नेवर डिजायरेबल। मीन्स ये डिजायरेबल नहीं है। आपका मकसद है मोटर को चलाना, हाँ मीन्स लोड को रन करते हुए मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना, लेकिन आप जब स्पीड कंट्रोल करने जा रहे हैं देन मोटर ऑफ हो जा रहा है। That is what in case of a 3-point starter, and this is what the drawback of this particular starter. इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, इसी ड्रॉबैक से निजात पाने के लिए इस will introduce 4-point starter. See please, 4-point starter में होता क्या है? 4-point starter में हम एक 3-point starter के प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम? ये प्रॉब्लम आया क्यों था 3-point स्टार्टर में कि आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे above the rated speed, above the base speed, बिकॉज जो करंट फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करना है वही करंट जो एनवीसी के थ्रू फ्लो कर रहा है। इसीलिए अब करेंगे क्या, एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट और एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट जो है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट के बराबर और सेम नहीं होना चाहिए। मींस एनवीसी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए प्रॉब्लम इसमें अराइज हो रहा था 3-point स्टार्टर में। हाँ, सो दैट you may not be able to control the speed above the rated speed. अब 4-point स्टार्टर में करेंगे क्या, एक फोर्थ पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। that point is your for external resistance or for current limiting resistor. That is what R, and R is to be connected to the other terminal of this NVC, and NVC is now disconnected from the field winding, and this is directly connected to the supply line like this. So ऐसा कनेक्ट कर देंगे। So this is your fourth point. This is your fourth point, resistance point you can say. This is what your 4-point starter. अब देखिए इस केस में ये 4-point स्टार्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो अब जो करंट फ्लो करेगा फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, वही करंट जो है फील्ड एनवीसी के थ्रू नहीं फ्लो करेगा। एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट इफेक्टेड नहीं होगा जब आप स्पीड कंट्रोल एक्शन अचीव करेंगे एबव द रेटेड वैल्यू। मींस अगर आप स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं और स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं एबव द रेटेड, ऑब्वियसली क्या करेंगे, इस वेरिएबल रजिस्टर को एडजस्ट करेंगे। फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने से इसका रेजिस्टेंस, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो फील्ड करंट है वो रिड्यूस होगा। फील्ड करंट रिड्यूस होगा मींस फील्ड करंट यू कैन से वेरी होगा। फील्ड करंट वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा। फ्लक्स वेरी होगा, स्पीड क्या होगा, वेरी होगा। फील्ड करंट रिड्यूस हो रहा है, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है बेलो रेटेड, सो स्पीड क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज अबव द रेटेड। ओके, ना क्या ये करंट इफेक्ट कर रहा है होल्डिंग मैग्नेट को? नहीं, इफेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए प्लीज, अब क्या है, ये करंट जो फ्लो कर रहा है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू वो सेम नहीं है एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट के। एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट वो डिफरेंट होगा, उसका पाथ एनवीसी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट का पाथ किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, current limiting resistor R के through. This R is your current limiting resistor. Why this R is connected? R is connected here just to limit the current flowing through NVC. Because NVC एक coil है, अब NVC के थ्रू फ्लो करने वाला करंट जो है वो ज्यादा ना हो, बिना एक्सीड ना करे beyond the current rating of this coil. सो उस करंट को लिमिट करने के लिए उसी के सीरीज में एक और रेजिस्टर यूज कर रहे हैं। दैट इज योर करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। और करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के लिए ही एक फोर्थ पॉइंट है, एंड दैट इज हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन कैन ऑब्जर्व हियर, दैट इज 4 पॉइंट। दैट्स व्हाई द नेम इज 4-point स्टार्टर। सो एक लाइन बोले,
4-point starter is designed just to overcome the problem associated to the 3-point starter. And what the problem is associated to the 3-point starter? It is the main problem. That is in 3-point starter or with 3-point starter, the speed control of DC shunt motor or compound motor cannot be achieved above the rated value by employing the flux control technique, and that is being overcome with the help of the 4-point starter. Okay, I'll provide notes. You follow the notes and read out the entire content. Everything will be clear, that's guarantee. Okay, so thank you for this session. We'll see for the next session ahead. Okay.